नेचर ग्लोबल पे भी एक खबर है कि इन्होंने प्री लॉन्च में ही, यानी कि अभी लॉन्च नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, उससे पहले ही 3600 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। ये लग्जरी प्रोडक्ट है। ये जो जगह इन्होंने बेचा ना, ये साइट मैंने खुद देखी हुई है। जस्ट द्वारका एक्सप्रेस से 100 मीटर दूर भी नहीं है वो, जो इस साइट की बात है जहाँ पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बेचे हैं। गौरांग सर हमारे साथ हैं। गौरांग सर, इस कंपनी को कवर करते हो आप? सिग्नेचर ग्लोबल आपका हाउस करता है सर इसको कवर? अगर नहीं कर रहा है तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, वो अगर शेयर कर सके तो आप। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। थैंक यू। तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर डिम्पी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से काफी चर्चा में भी था। और पिछले साल 1.5 साल में जो रुझान हमने देखे हैं वो भी काफी सकारात्मक और निर्णायक तरीके से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। लेकिन इस स्तर के आसपास हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा चल चुका है, खींच चुका है। शायद मुनाफा वसूली हावी हो सकती है आने वाले समय में। और उस स्तर के आधार पर दो तीन कंपनियों पर जहां पर खरीदारी की राय थी पहले, वहां पर बिकवाली की राय है। मिसाल के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ। सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल है डिब्बी के, इन्होंने प्रयास और कोशिश की है अपने आप को निर्णायक तरीके से स्थापित करने के लिए, और कुछ हद तक इनको सफलता भी मिली है इस प्रयास में। और जिस प्रकार से इसके पहले भी अगर आप देखने जाए तो नोएडा गुड़गांव के आसपास ही मेरे ख्याल से डीएलएफ ने कुछ महीनों पहले 7-7 करोड़ के प्रॉपर्टीज बेचे थे और एक रिकॉर्ड बनाया था। तो मांग स्थिर रहेगी रियल एस्टेट सेक्टर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती भी होती है डीपी की, तो इस क्षेत्र को और इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को काफी सहायता मिल सकती एंटरटेनमेंट पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये काउंटर भी आज खबरों के दम पे फोकस रह सकता है, जहां पे पुनीत गोयनका जी की कमेंट्री आई है कि आने वाले समय में 18% तक के इबिदा मार्जिन्स और 2000 करोड़ के इबिदा का वो टारगेट कर रहे हैं। और अब जितने भी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के आरओआई नहीं दे रहे हैं, उन पर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उन सभी सेगमेंट्स को वो हटाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें दोबारा सोचेंगे भी नहीं। इतनी गिरावट के बाद क्या आप भरोसा जताएंगे जी एंटरटेनमेंट पे, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय होगी? है। आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी लंबे समय से खरीदारी की राय जी एंटरटेनमेंट पर रही है, और एक दुखती हुई नब्ज के रूप में ये विकल्प जो हमारे तरफ से ये उभरा है, क्योंकि खबरों को लेकर के ज्यादा यहाँ पर उठापटक होती है, बुनियादी तर्क के आधार पर कम। अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता आई है मैनेजमेंट में कि शेयर धारकों का और कर्मचारियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, न कि सिर्फ आपको अपना स्वार्थ देखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है उस पर जमीनी स्तर पर काम हो और वास्तविक तौर पर आंकड़ों में बदलाव देखने मिले। क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और सोनी के साथ जो मर्जर की बात थी उसको लेकर के तो मैं ज्यादा इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि क्या परिस्थिति है। अब तकलीफ यह है कि अगर बुनियादी तर्क के आधार पर आंकड़ों में धीरे धीरे करके परिवर्तन दिखता भी है, तो मेरे ख्याल से हर एक ऊपर के पड़ाव में जिन्होंने भी ये मर्जर की खबरें या समाचार सुन करके निवेश किया होगा, वो ऊपर के तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये हो नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्टॉक को यहां से अब ऊपर के तरफ जाने के लिए 250, 250, 300 के तरफ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और काफी कुछ पड़ाव का सामना करना पड़ेगा। हर एक बिकवाली ऊपरी स्तर पर आएगी उसको लेकर के। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। ये भी चला हुआ शेयर है। और खबर यह है कि पीएम मोदी आज तेलंगाना में करीब 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट से जो बिजली जो बनेगी उसका 85% तेलंगाना के पास जाएगा। और वैसे भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट को मंजूरी है एनटीपीसी में। सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट में करीब करीब 17,800 करोड़ रुपए के 17,200 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। एनटीपीसी पर जरा एक व्यू शेयर कीजिए कि यहां से अब आपको यह शेयर कितना मजबूत दिख रहा है, क्योंकि यहां से विजिबिलिटी और बढ़ गई है प्रोजेक्ट्स को लेकर। देखिए अभिषेक जी, मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 5 सालों में कम से कम 350 से लेकर के 500 गीगावाट्स, जब गीगावाट्स की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। 1 गीगावाट भी बहुत बड़ी क्षमता होती है।
तो आने वाले 3 या 5 सालों में इतनी बड़ी क्षमता में आपको नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ती हुई नजर आएगी, और वो ज्यादातर निर्भर होगी वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर। एनटीपीसी की भी चर्चा पिछले हफ्ते हो रही थी, कुछ खबरों में थे ये नई ऊर्जा उत्पादन और कुछ नई एंटिटी को लेकर के। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पादन होने वाली क्षमता जुड़ने वाली है तो ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। एनटीपीसी पर भी हमारी खरीदारी की राय है काफी लंबे समय से। और इसको एक समय लगा अभिषेक इसको चलने के लिए, क्योंकि एक दायरे बंद था, जैसा कोल इंडिया एक दायरे बंद कारोबार था। यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का हो, अगर आंकड़े सकारात्मक आते हैं और जो भी योजनाएं नई ऊर्जा जोड़ने की बात करें अगर वो सकारात्मक रूप से जमीनी स्तर पर लागू हो गई तो नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो ये 450 के पार भी जा सकता है। खाली एक ही चीज है, आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा और नजरिया लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज एक बार है मेरी लिस्ट में आया है। गुरांग सर को तो याद ही होगा, इसका पहले काफ़ी जिक्र होता था केशोराम का, थोड़ा धीरे धीरे करके दुनिया भूल सी गई इस शेयर को। सर आपको भी याद है ना, केशोराम एक ज़माने में सबसे बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक हुआ करता था। सर आज काफ़ी दिनों बाद मेरे को थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है इसके अंदर शुरुआत में। सर ज़रा आपकी कोई टिप्पणी इस पर चाहता हूँ, आपकी कवरेज में तो फिर और अच्छे से बता दीजिएगा। देखिए डीपी कवरेज एक समय पर थी, लेकिन पहले तो हमारे लक्ष्यांक बहुत करीब के थे जब कवरेज थी, और वो आने के बाद हमने हमारी जो कवरेज थी केशोराम पर वो निकाल दी है, तो फिलहाल कोई कवरेज नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर एक दो बातें कहना चाहूंगा डिम्पी। एक तो हम अच्छी बात है, हम सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास खड़े हैं और नए शिखर बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव आएंगे, जिसको लेकर के बाजार में जो उठापटक है वो काफी तीव्र और हावी हो सकती है। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, अगर आपके मुनाफा मिल रहा है, आपको ज्यादा लोभ या लालच नहीं है, तो धीरे धीरे करके मुनाफा समेटिए। अगर आपका नजरिया मध्यम या बहुत ही छोटी अवधि का हो, ऐसे बाजार में जब कोई सर्वोच्चम शिखर के आसपास पहुंच जाता है सेंसेक्स और निफ्टी, तो बाजार ये प्रयास करता है डिम्पी कि ऐसे शेयर ढूंढे जो नहीं चले हैं। और एक उदाहरण है केशोराम इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से एक काफी लंबा समय इसने निचले स्तर पर गुजारा है, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से करीबन 1.5 या 2 गुना हो चुका है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा आपके दर्शकों को कि जब कोई स्टॉक 150-200 गुना चल जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।